सो क्लास 10th वालों वापस स्वागत है आपका। आज हम जो समरी करने जा रहे हैं इंग्लिश की, उस समरी का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ऑल्दो इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन तो आए नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। हमारे बुक के ऑथर का नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन और ये अमेरिकन न्यूज़पेपर में एक राइटर है। ये इस चैप्टर में एक बंदे के बारे में जिसका नाम है रिचर्ड ई ब्राइट की। रिचर्ड ई ब्राइट एक बायोलॉजिस्ट है। बेसिकली हमें ये सीखना है इस चैप्टर में कि कैसे रिचर्ड ई ब्राइट को अवार्ड मिले डिफरेंट, कैसे उनका इंटरेस्ट बायोलॉजी में आया और किस किस चीज़ों पे उन्होंने रिसर्च करी। सो लेट्स बिगिन। अब ऑथर हमें बताते हैं जो रिचर्ड ई ब्राइट है वो दूसरे बच्चों से थोड़े डिफरेंट थे और 22 साल की उम्र में वो फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर हो रह चुके थे और साथ ही साथ उन्होंने एक्स रूममेट के साथ एक थ्योरी लिखी थी, वो हाउ द सेल्स वर्क, और वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है। ये बॉर्न हुए थे पेंसिल्वेनिया में और बचपन से ही ये किताबी कीड़े थे। इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, ज़्यादातर अपना टाइम ये रीडिंग में लगाते थे। साथ ही साथ इनका इंटरेस्ट था चीज़ों को देखने में, उसको ऑब्जर्व करने में और कलेक्ट करने में। जैसा कि इन्होंने स्टोरी में बताया है, ये कलेक्शन करते थे बटरफ्लाइज का। और जिस तरह हमारे पेरेंट्स वाइटल रोल निभाते हैं हमारी पढ़ाई में, उसी प्रकार रिचर्ड ई ब्राइट के पिता तो नहीं थे, वो जल्दी चल बसे थे, लेकिन उनकी जो मदर थी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी और वो जानते थे कि रिचर्ड को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों को समझना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। इसीलिए रिचर्ड की मदर कभी टेलीस्कोप ले आती, कभी न्यू बुक्स ला के देती और कभी कुछ जिससे रिचर्ड को भी बहुत अच्छा लगता। और साथ ही साथ ऑथर हमें ये भी बताते कि रिचर्ड की जो मदर थी वो रिचर्ड के लिए कभी कभी दोस्त भी ले आती थे। मतलब पढ़ाई में ज़्यादा बिजी होने की वजह से इनके कुछ अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन रिचर्ड की मदर उनके नए नए दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट करती, जिससे रिचर्ड का मन बना रहे और उनकी लाइफ स्मूथली चलती रहे। भाई अब ऑथर हमें ये बताते हैं कि जो रिचर्ड ई ब्राइट है ना, इनकी जो ग्रेड्स है हमेशा बहुत अच्छे आते थे, टॉप क्वालिटी के ग्रेड आते थे। हाँ, बेसिकली आप इनको टॉपर कह सकते हो। और बाकी सभी फील्ड में ये सभी बच्चों जैसे थे, लेकिन इनका जो ज़्यादातर मन था वो कहाँ पे था, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। जब बात आती है कलेक्शन की तो ऑथर हमें ये बताते हैं कि ये सेकंड क्लास में जब थे तो इन्होंने 25 स्पीशीज ऑफ कैटरपिलर, मतलब बटरफ्लाई की 25 स्पीशीज इन्होंने कलेक्ट करे थे। और इनकी मदर एक दिन एक बुक लेके आई थी जिसका मेन मोटिव ये था कि किस तरह से बटरफ्लाई माइग्रेट करती फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका। जो हमारे रिचर्ड थे वो बहुत ज़्यादा ईगर थे या बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थे इस बुक को पढ़ने के लिए। और इस बुक में ये था जो भी बच्चे इस बुक को पढ़ेगा तो वो बटरफ्लाई को टैग कर सकता है, मतलब इस पर कुछ निशान लगा सकता है, जिससे साइंटिस्ट को आसानी हो माइग्रेशन पैटर्न समझने में बटरफ्लाइज का। और ये करने को कहा था कि बहुत ही फेमस डॉक्टर ने, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर फ्रेडिक। भाई इस डॉक्टर को कोई सीआईडी वाला फ्रेडिक्स नहीं समझेगा। चलो भाई मजाक करो, आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो इन्होंने 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई तो कलेक्ट कर ली थी और इन्होंने अपनी कलेक्शन रोक दी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद इन्होंने सोचा कि मुझे अभी बटरफ्लाई का कलेक्शन नहीं रोकना चाहिए। अब ये फिर से बटरफ्लाई को कलेक्ट करने लगे। काफ़ी समय तक बटरफ्लाई को कलेक्ट करते रहे, लेकिन जिस तरह हम रेपिटेटिव टास्क करते तो हम बोर हो जाते, उसी प्रकार हमारे रिचर्ड साहब भी बटरफ्लाई को कलेक्ट करके बोर हो चुके थे और फिर इन्होंने छोड़ दिया बटरफ्लाई को कलेक्ट करना। और इनकी ज़िंदगी में सबसे पहली बार जो कॉम्पिटिटिव की स्पिरिट आई वो इनकी 7th क्लास में आई। इनके 7th क्लास में एक साइंस फेयर था जहाँ पर इन्होंने फ्रॉग टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप में दिखा दिया, लेकिन इनके कॉम्पिटिटर रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और वहाँ पर इनको एहसास हुआ कि नहीं, अगर मुझे जीतना है तो मुझे एक कदम आगे चलना पड़ेगा। और इन्होंने अपने आप से कहा कि नहीं, मुझे नेक्स्ट ईयर जीतना ही जीतना है। तो इसके लिए इन्होंने डॉक्टर फ्रेडिक को एक लेटर लिखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और साथ ही साथ इनको ये भी पता था कि मेरा जो मेन इंटरेस्ट है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ और इन कॉम्पिटिटरों को अगर टक्कर दे सकता हूँ तो वो एक फील्ड है, वो फील्ड है जहाँ पर मैं बटरफ्लाइज का कलेक्शन करता था। तो नेक्स्ट ईयर फिर से कंपटीशन हुआ। नेक्स्ट ईयर उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी जो कैटरपिलर्स होती हैं वो किस डिसीज़ की वजह से मर जाती हैं। तो उनको पता चला कि बीटल्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके वजह से कैटरपिलर्स जो होती हैं वो मर जाती हैं। हाँ, इस वजह से वो कंपटीशन तो जीत गए, लेकिन अभी भी उन्होंने कोई रियलिस्टिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, जिसकी वजह से अभी भी खलबली मची हुई थी उनके अंदर। और उस दौरान डॉक्टर फ्रेडिक के भी कई सारे सजेशन आ चुके थे। अब डॉक्टर फ्रेडिक के सजेशन आने के बाद ज़्यादातर जो उनका स्कूल का समय था, जैसे 6, 7, 8, 9, 10,
इन्हीं सब काउंटी फेयर्स में पार्टिसिपेट करना, पढ़ना, साथ साथ ऑब्जर्वेशन करना, इसी सब में बीत रहा था। अब नेक्स्ट ईयर इन्होंने सोचा कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट करना है, और वो एक्सपेरिमेंट में ये था कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाइज होती है वो मोनार्क को कॉपी करती हैं, क्योंकि इनको एक फैक्ट पता था, जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई होती हैं वो मोनार्क को इसलिए कॉपी करती हैं, जो मोनार्क होती हैं उनको बर्ड्स कभी भी नहीं खाती है, और अगर कैटरपिलर उनकी कॉपी करेंगी तो कैटरपिलर बची रहेंगी बर्ड्स के खाने से। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, अगर बटरफ्लाई मोनार्क को कॉपी करती हैं तो बर्ड्स उनको कभी नहीं खा पाएंगी। तो हमारे रिचर्ड ई. ब्राड इसी को पता करना चाहते थे कि हाँ ये बात सच है कि नहीं। तो टेस्टिंग के दौरान उनको पता ये चला कि जो स्टारलिंग नाम की एक बर्ड होती है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती है, लेकिन वहीं पर जब उसको मोनार्क इंसेक्ट मिल जाता है तो वो उसको खाने लगती है। तो यहाँ पर उन्होंने इस फैक्ट को गलत प्रूफ कर दिया, और इसके लिए उनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, और इस वजह से वो अपनी काउंटीज फेयर में 3rd आए थे। अब रिचर्ड ई. ब्राड जब अपने हाई स्कूल के 2nd ईयर में थे तो उन्होंने एक और रिसर्च करी। अब उस रिसर्च में ये पता तो कुछ और करना चाहते थे, लेकिन पता कुछ और चला। बेसिकली ये पता ये करना चाहते थे जो मोनार्क प्यूपा है उसके अंदर जो स्पॉट्स हैं, ये छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, वो किस लिए हैं। तो लोग इनको कहते थे ये स्पॉट्स इसलिए हैं जिससे ये खूबसूरत दिख सके, लेकिन ये इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे, और साथ ही साथ डॉक्टर फ्रेडरिक भी इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन उस रिसर्च के दौरान इन्होंने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को डिस्कवर किया। साथ ही साथ इन्होंने और इनके दोस्त ने एक डिवाइस बनाया जो ये शो कर रहा था जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वो कोई सजावट के लिए नहीं है, उसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज हो रहा था, और अगर वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो बटरफ्लाई का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट ईयर ये एक और स्टेप आगे बढ़े। अब वहाँ पर उन्होंने ये किया, मोनार्क स्विंग से एक सेल डेवलप की, और वहाँ पे ये प्रूव किया जो सेल का डिवीजन होता है उसके अंदर अगर फ्यूल नाम का हार्मोन नहीं होता है तो वो सेल डिवाइड ही नहीं हो सकता बटरफ्लाइज का। नेक्स्ट ईयर इनका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया। वहाँ पर भी इन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी। हार्वर्ड की लैब का इस्तेमाल करके इन्होंने उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर पता किया, और इस केमिकल स्ट्रक्चर की मदद से उनको ये पता चला जो बटरफ्लाई का सेल होता है वो किस तरह ब्लूप्रिंट अपने अंदर डीएनए का रखता है। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने और इनके दोस्त ने प्लास्टिक मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया, और धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट और भी करते गए और आगे बढ़ते गए, नए नए अवार्ड्स अपने नाम करते गए। अब जब ग्रेजुएट इनकी ख़त्म होने लगी तो वहाँ पर इन्होंने अपना रिसर्च वाला काम है उसको छोड़ा नहीं। ग्रेजुएट होने के बाद भी वो रिसर्च करते रहे, उसमें इनको कोई इंटरफेयर नहीं करता था। हाँ, ये बहुत अच्छे पढ़ने में भी थे, बहुत स्टूडियस थे, और साथ ही साथ बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। और अगर पढ़ने की बात करी जाए तो स्कूल लाइफ से भी इन्होंने खूब सारे मेडल्स जीते। यही नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1500 स्टूडेंट की क्लास में ये 2nd आए थे। ये इनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो एक टीचर थे मिस्टर वियरर, वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और वो रिचर्ड के बारे में कहते थे रिचर्ड पढ़ने में बहुत अच्छा है। और यही नहीं, जो इसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो बहुत अच्छी है। ये जेलिसी की फीलिंग नहीं लाता है, लेकिन जो इसका जज्बा है कुछ कर दिखाने का। यही नहीं, जब क्लास में भी कोई डिबेट होती है वहाँ पर घंटों तक डिबेट करता है। और अगर इसको नॉलेज में कमी लगती है तो साथ ही साथ उसमें रिसर्च करता है रात भर बैठ के। और फाइनली ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। ऑल्दो इस चैप्टर से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें एक सेफ साइड लेके चलनी है। ये कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना भूलिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।